Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop. ये वो मंजिल है जहाँ फाइनेंस और फैक्ट्स मिलते हैं रॉ इमोशंस और रियल इंसाइट्स के साथ। यहाँ हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन ट्रेंड्स की जो हेडलाइन से पहले जानना ज़रूरी होती हैं, उन डिसीजंस की जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बना सकती हैं और बिगाड़ सकती हैं। इनसाइड स्कूप में हर एपिसोड एक मिशन होता है, आपको इक्विप करना, आपको एम्पावर करना और एक्सपोज करना उन रियलिटी से जो आम इन्वेस्टर से छुपी रहती हैं। हम लेकर आते हैं मार्केट्स का लेटेस्ट पल्स, PSX से लेकर ग्लोबल इंडस्ट्रीज तक, फिलिपी से लेकर डॉलर की फ्लाइट तक, कमोडिटीज से लेकर क्रिप्टो के क्रैशेस तक। लेकिन सिर्फ अपडेट्स नहीं, हम देते हैं पर्सपेक्टिव। और इस शो का DNA है उन लोगों के लिए जो सिर्फ मार्केट में काम नहीं करते लेकिन मार्केट को समझते हैं, शेप करते हैं और हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। आपको मिलवाएंगे उन इंडस्ट्री लीडर्स, CEOs, ट्रेडर्स, पॉलिसी मेकर्स से जो आज के नहीं कल के ट्रेंड सेटर्स हैं। उनकी सोच, उनका विजन, उनके स्ट्रगल्स सब कुछ मिलेगा यहाँ, बिना फिल्टर के, बिना ड्रामा के, सिर्फ सच के साथ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, तो सिर्फ ये एक शो नहीं, ये आपका नया टूल किट आप समझ लें। वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, जहाँ हर बात होती है डेप्थ के साथ, हर एनालिसिस होता है विजन के साथ और हर एपिसोड देता है आपको वो एज जो किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स टॉक अबाउट ऑफ कोर्स माय फेवरेट, द लव ऑफ माय लाइफ, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस, पिछले हफ्ते the index closed 400 points positive. The index was bullish. We had some Gemboard summaries, highest volumes आपका SSGC, PIBTL, K Electric, Synergy, Maple Leaf, WorldCall and Park Electron. Futures में we were trading Capco, OGDC, PEL, PPL. So percentage change was not much, 0.35%. हमारा डे का हाई था 117,888 and again today we are once again positive with some beautiful what's it called, results. So results are very important. आपकी quarterly results जब आते हैं, right, companies के annual results आते हैं, these are really important. Two very important results जो आज आए हैं, गंदारा ऑटोमोबाइल्स एंड साज़गार। नाउ लेट्स गिव यू सम पर्सपेक्टिव। हम कॉन्स्टेंटली बात करते हैं कि सेक्टर्स फंक्शन डिफरेंटली, राइट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है इन दीज थिंग्स। सो द रीज़न वाई आई से दिस इज़ बिकॉज ऑफ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इंटरेस्ट रेट्स नीचे है, राइट, आपकी पॉलिसी रेट बैठी हुई है 12% पे, 12% पे आपकी पॉलिसी रेट है, विच मीन्स कि आपको तकरीबन गाड़ियाँ फाइनेंस 13-14% पे मिल रही होंगी विथ योर एवरीथिंग इंक्लूडेड, इंश्योरेंस वगैरह, everything, right, interest included. So what this means is कि पहले जहाँ 22% पॉलिसी रेट बैठी हुई थी, वहाँ people were not willing to pay 23, 24, 25% on financing. अब आपकी पॉलिसी रेट 12% पे है, तो the cost of borrowing has decreased. Cost of borrowing होती है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है, तो उसके ऊपर आपको क्या प्राइस इंक्रीज पे करनी होगी to repay that person, to give them incentive to loan you the money. So the way this works is आपके cars mostly लोग लेना पसंद करते हैं on leases, उनकी वो बहुत बड़ी amounts होती हैं, no one likes to take it on cash. It's also not a good idea to take it on cash because of the concept of annuity, which we will talk about eventually. So what happened today was आपके साज़गार and गंदारा ऑटोमोबाइल्स, not a buy or sell call, इन दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। साज़गार्स क्वार्टरली रिजल्ट वाज आई बिलीव 103 रुपीज़ एंड गंदाराज वाज 11 पॉइंट समथिंग रुपीज़, राइट। सो दिस आर ग्रेट रिजल्ट, शोज कि आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा जो है इज फंक्शनिंग रियली वेल बिकॉज अगेन फाइनेंसिंग शुरू हो गई है, पीपल आर ईगर टू सर्कुलेट मनी आपकी इकोनॉमी में, दे आर बाइंग एसेट्स, दे आर ईगर टू स्पेंड देयर मनी रादर देन बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रखने से। ओके, सो moving on, let's see the second chart. हमारी current market कहाँ trade कर रही है? We are at 118,000, I think 100 points if I'm not wrong. Again हम consolidate कर रहे हैं काफ़ी time से। यहाँ आप देख रहे हैं कि with around the 112,000 mark एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड अराउंड आपका 119,000 पॉइंट्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब कि वहाँ से सप्लाई आती है और आपकी सपोर्ट जोन्स में डिमांड आती है। सो एसेंशली आपकी ट्रेड वॉर्स की वजह से हमारी मार्केट फिर से थोड़ी बहुत कंसोलिडेट कर रही है बिकॉज आपकी ग्लोबल रिसेशन का जो थ्रेट है, वी स्पोकन अबाउट क्रूड ऑयल विच आई विल बी गोइंग इनटू डिटेल लेटर दिस वीक एक्चुअली, एंड सो दैट इज द करंट अपडेट। टुडे इज अ गुड डे इन द मार्केट। हम 700 to 900 पॉइंट्स प्लस में घूम रहे हैं, रेंजिंग
in that area. So yeah, it's always a nice day when we're positive, and it's even nicer when we're negative because, you know, discounts, further discounts. Okay, so 2023 एंड वो वाली डेट है जब हमारी बुल रन शुरू हुई थी, एंड आई बिलीव द बुल रन इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ वाइल, क्योंकि गवर्नमेंट टायरलेसली काम कर रही है हमारे डेकेड लॉन्ग के इश्यूज फिक्स करने के लिए. ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं. हमारी हाईएस्ट इनवर्ड फ्लो रेमिटेंसेज आई हैं मंथ ऑन मंथ. हमारी इन्फ्लेशन रेट लोएस्ट है डेकेड्स में. इंटरेस्ट रेट कट हो गई है 22% से 12% से, और मजीद कट्स एक्सपेक्टेड है बिकॉज हमारी इन्फ्लेशन गिरती जा रही है. करंट अकाउंट सरप्लसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड. जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि अट्रैक्टिव नंबर्स पे होगी. स्पेशल फोकस आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पे है. गवर्नमेंट भी काम कर रही है सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन में. ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं टू अ बेटर इकोनॉमी, जो इन टर्न स्टॉक मार्केट को मजीद इंशाल्लाह बुलिश करेगी. मूविंग ऑन टू द न्यूज सेगमेंट, हमारी पहली बिग न्यूज ऑफ द डे इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं इन दोनों के 2 दिनों के ऑफिशियल विजिट पे. उन्हें एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने रिसीव किया था. ये विजिट बहुत सिग्निफिकेंट समझा जा रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो हिस्टोरिक और डीप रूटेड टाइज हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है. विजिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों साइड्स अपनी म्यूचुअल कोऑपरेशन को ब्रॉडन करना चाहती हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां शेयर्ड इंटरेस्ट है. इस विजिट के दौरान शेख अब्दुल्ला हाई लेवल टॉक्स करेंगे विद पाकिस्तान लीडरशिप इंक्लूडिंग आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. अब बात करते हैं एजेंडा पॉइंट्स की. तो सबसे पहले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए यूएई ऑलरेडी पाकिस्तान का एक मेजर ट्रेड पार्टनर है, वी ऑल नो दिस राइट. लेकिन दोनों कंट्रीज चाह रही हैं कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं. साथ ही एनर्जी कोलैबोरेशन भी एक कोर एरिया है, जैसे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी भी डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ये दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से लिंक करते हैं एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स इज क्रूशियल फॉर द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप. इसके अलावा इन्हांस्ड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे भी फोकस होगा ताकि लोगों के दरमियान टाइज स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली कंसिडरिंग कि बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज यूएई में काम करते हैं. कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, वीजा फैसिलिटेशन, डायस्पोरा सपोर्ट पर भी बात होने की उम्मीद है. फाइनली दोनों साइड रीजनल डेवलपमेंट्स का रिव्यू करेंगी एंड फ्यूचर जॉइंट इनिशिएटिव्स पे प्लानिंग होगी. आई एम गेसिंग MOUs are our favorite things to sign. ये विजिट एक मेजर डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है टू टेक पाकिस्तान और यूएई के टाइज नई हाइट्स की तरफ. टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन यानी पाशा ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि वो फाइनल टैक्स रजीम FTR को IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए 2035 तक एक्सटेंड करें. ये कंसेशन रजीम सिर्फ 0.25% विद होल्डिंग टैक्स लगाता है एक्सपोर्ट्स प्रोसीडिंग्स तक, और वो अभी सिर्फ फिस्कल ईयर 26 तक वैलिड है और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा. अपनी फिस्कल ईयर 26 के बजट के प्रपोजल्स में पाशा ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है कि अगर टैक्स पॉलिसी को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए तो इस पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के गोल्स भी बिल्कुल अलाइन करेगा. SIFC का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को पुश किया जाए. IT सेक्टर की स्ट्रैटेजी है एक कोर इंजन बनाना. पाशा के चेयरमैन सजाद मुस्तफा सईद का कहना है कि कंसिस्टेंसी इन टैक्स पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनल एक्सपेंशन की बात करते हैं. उनका कहना है कि अगर हर 2 साल के बाद टैक्स रजीम अनसर्टन हो तो ना इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और ना कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकती हैं, जो बात बिल्कुल ठीक है. और जब पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल होती हैं तो फिर फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के IT प्रोफेशनल्स पे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, स्पेशली एज कम्पेयर टू कंपीटिंग कंट्रीज जैसे कि UAE, बांग्लादेश, मलेशिया. इस वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग जॉब्स अब्रॉड ढूंढ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर फ्रीलांस करके टैक्स इवेड कर रहे हैं. अगर सैलरीड IT प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया जाए तो ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन कंट्रोल हो सकता है बल्कि फॉर्मल सेक्टर का साइज भी बढ़ सकता है. पाशा ने एक और इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया कि एक्सपोर्टर्स स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंटेंट्स ESFCA से जब नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को डॉलर में पेमेंट की जाती है तो फिर उस पर विद होल्डिंग टैक्स ना लगाया जाए, स्पेशली इन केसेस जहां सर्विस री एक्सपोर्ट होती हैं. ये स्टेप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में स्ट्रीमलाइन करेगा और फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज और ज्यादा इंसेंटिव देगा. एंड ऑफ कोर्स आवर IT सेक्टर विल बी डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दैट. अब अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को पुश कर रही है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो, एग्रीटेक, IT सेक्टर में तो लो कैपिटल रिक्वायरमेंट और हाई ग्लोबल डिमांड दोनों मौजूद है राइट. तो अगर इस तरह सपोर्टिव टैक्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट की जाए तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का कॉम्पोजिशन भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। फिलहाल हमारा ज़्यादा फोकस है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर, लेकिन आईटी एक हाई मार्जिन और स्केलेबल सेक्टर है जो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो अगर आईटी एक्सपोर्ट्स ग्रो करती हैं तो वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज कमाने का सोर्स नहीं बनेगी, बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, अर्बन मिडिल क्लास को एम्पावरमेंट देंगी और इनफॉर्मल फ्रीलांस इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करेगी। इससे जीडीपी ग्रोथ, टैक्स बेस एक्सपेंशन, इनोवेशन का इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिससे मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत एसेंशियल है। और जब लोग देखते हैं कि उनकी मेहनत के रिवॉर्ड्स टैक्स के थ्रू खत्म नहीं हो रहे बल्कि उनको ग्रोथ का चांस मिल रहा है, तो उनका ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ता है। इस तरह का ट्रस्ट बेस्ड प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं। आखिर में अगर पाकिस्तान ट्रूली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहता है तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट टैक्स इंसेंटिव्स और रेगुलेटरी सपोर्ट मस्ट हैं। पाशा की ये रिकमेंडेशंस हैं टू फॉर द आईटी सेक्टर, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ कैपिटलिस्ट बढ़ सकती हैं सारी चीज़ें। लोन रिपेमेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर इज सेट टू एड्रेस द रीस्केड्यूलिंग ऑफ $3.4 billion in debt with China's finance minister Lan Fong during the IMF spring meetings in Washington. ये initiative is part of Pakistan का broader strategy to manage its substantial external debt, जो खड़ी हुई है approximately $130.5 billion. 2023. Notably, China is Pakistan's largest bilateral creditor, holding about 28.8 billion या 22% of the total external debt. These discussions aim to secure 2 साल का deferral payment on $3.4 billion की debt, providing Pakistan with much needed fiscal space. ये move follow होती है after a 1.3 billion repayment of China's commercial debt, including a $300 million payment, which is this week. Such repayments have intensified the urgency for debt rescheduling to alleviate financial burden. In addition to talks with China, Aurangzeb ka plan hai to engage with key international stakeholders, including the IMF managing director and officials from the US Treasury. ये meetings बहुत crucial हैं for discussing आपका पाकिस्तान का $7 billion का tranche for the IMF program, particularly the approval of the second $1 billion tranche. औरंगजेब का एजेंडा इसमें भी इंक्लूड करता है कि डिस्कशंस ऑन द रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट, जो रिक्वायर करता है $3 billion इन डेट फाइनेंसिंग। यूएस एग्जिम बैंक ने इंटरेस्ट शो किया है प्रोवाइडिंग $1 billion फॉर दिस प्रोजेक्ट, हालांकि वो चाहते हैं कि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर स्टेटस सीख करें, अ कंडीशन जो प्रीवियसली इस्लामाबाद ने डिक्लाइन कर दिया था। फर्दर मोर फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे और इन पैनल्स फोकसिंग ऑन पाकिस्तान मीडियम टर्म रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड climate finance initiatives. These engagements underscore Pakistan's commitments on fiscal reforms and sustainable development. Overall, ये high level discussions और negotiations pivotal हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे हम अपने economic challenges को navigate कर रहे हैं और सीख कर रहे हैं कि हम अपनी financial position secure करें. Moving on to our last segment, we have a very special guest with us who is also a very dear friend of mine, someone जिनसे मैं constantly बात करती हूँ about the stocks that I'm looking at, about the sectors I'm looking at. He is the head of research at a very big brokerage in Pakistan. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी break लेंगे. Grab your chai, grab your breakfast, whatever you want. Get comfortable. This is going to be, as usual, a very interesting conversation. Stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that I have a very special guest with me as usual, and the person that we have with us today is someone जिनसे मैं constantly राब्ते में रहती हूँ. We're constantly talking about different impacts of different costs, different news that comes in. हमें क्या लगता है कि market यहाँ से किधर जाएगी? What should be the next move? Which sectors to focus on? An extremely intelligent person who I'm very lucky to be acquainted with. We have the head of research at JS Global with us today, which is Mr. Waqas Ghani. Thank you so much for being with us again. Thank you for inviting me, Mishal. So you are now, alhamdulillah, a regular on our show because you have such great insight about the market. अभी tariffs और global जो trade wars चल रही थी, उनकी वजह से हमारी market ने थोड़ी बहुत correction ली थी, especially बीच में जो 8,000 points एकदम से minus हुए थे. How was that day for you? What was everything like on your side? हमारे side पे sadly बहुत सुस्त था. I was the only one who was so excited. What was it on your side? So obviously it's difficult to really make people realize कि ये temporary है और अभी ज़ाहिर है tariff के impact असली आने बाकी हमने देखना है certain करने कि इसका actual impact क्या है. But people obviously go into panic mode. It's really difficult to really talk to them on that day. और बिल्कुल बहुत था pressure था बहुत सारा, but obviously
वी जस्ट लेट थिंग्स स्लाइड उस वक्त Yeah. और फिर ज़ाहिर है जैसे चीज़ें स्टेबलाइज हो ही जाती हैं और एक आध दिन लगता है उसमें Yeah. तो वी हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि एक आध दिन लगेगा और चीज़ें विल बी Yeah. बैक ऑन ट्रैक एंड दैट्स व्हाट हैपेंड देन. तो डू यू फील लाइक हमारे मोस्टली जो रिटेल पार्टिसिपेशन होती है राइट तो उनका एक मसला है बाय हाई सेल लो Yeah. जो उल्टा होना चाहिए Yeah. राइट Yeah. व्हेन देयर इज फेयर इन द मार्केट जब पैनिक होती है तो इट्स द परफेक्ट टाइम टू बाय Yes. लेकिन उल्टा चल रहा होता है उल्टा चल तो रहा था, but we cannot instead of blame them. investing in the market they're donating to the market. Yeah, and the smart people, they take advantage of that. Yes. Yeah. So all of your smart money people at your brokerage Yeah. were investing उसी टाइम पे. Yes, most of them had this realization कि obviously the stocks they had in mind कि हमने खरीदने हैं वो उस दिन उसमें वो buying भी लेवल्स चल पे रही आ थी. गए जहाँ जी, चाहिए थे. जी हाँ. मैंने बोला ये मौका है. और फिर आज- दोबारा आपने देखा इंडेक्स वापस से राइज होना शुरू हो गया. या जैसे आपकी मार्केट रिज्यूम हुई है उसने वो पहले गिरा है 8000 पॉइंट्स माइनस पे और फिर इसने दौड़ लगाई है 3500 पॉइंट्स की रिकवरी ली है 4000 पॉइंट्स की. बिल्कुल. It was a beautiful day in the stock market. So excited, बिल्कुल फिल्मों वाला वो हुआ था, right? It really felt like. very exciting day. Yeah. तो ये our क्या कहते हैं we have our monetary policy coming out 5th May को, Yeah. right? तो आपको क्या लगता है is State Bank going to stay consistent with their जो पिछली इन्होंने निकाली थी policy कि we're just going to stay consistent at 12% policy rate या do you think it's going to fall? So obviously अभी हमने जो इन्फ्लेशन देखा पिछले महीने का 6 decade लो 0.7%. अभी भी हमें लगता है 2% जैसे इन्फ्लेशन होगा फॉर द मंथ और आगे भी कुछ माह तक हम कम इन्फ्लेशन ही देख रहे होंगे. इवेंचुअली जो है वो Yeah. 6-7% तक की रीडिंग जाएगी बाय द एंड ऑफ Yeah. द कैलेंडर ईयर. बट फॉर नाउ वी बिलीव देयर इज स्पेस फॉर अप टू 100 basis points cut. Okay. So 50 to 100 So it could basis come points down to cut. 11%. Yeah, we could see that. How lovely, how lovely. And what about, okay, so the circular debt beneficiaries mostly, PSO, SNGP, and then there's a few others लेकिन उनका impact इतना ज़्यादा नहीं है, right? Like we spoke about previously when I messaged you asking you. Yeah, yeah. So, इसके बावजूद, even though over the weekend there was a WhatsApp message circulating, oh, sign हो चुके हैं papers, it's getting resolved, Yeah. आपकी payments आ रही हैं, cash flows आ जाएंगे, Yeah. PSO गिर गया. Yeah. You नहीं, think that's, अभी देखें अब ये ऑब्वियसली सीन ये है कि ऑब्वियसली इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. Yeah. हमारा 2.4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट का जो Yeah. क्यूमुलेटिव बैलेंस Yeah. है उसमें से अगर 1.3 ट्रिलियन हम लोग उसको रिड्यूस कर पाते हैं Yeah. विद दिस बोरोइंग obviously it's a step in the right direction, the whole chain will benefit. इसमें obviously हमने जो अब तक as per न्यूज़ फ्लो देखा है कि कुछ पैसे मुख्तस हैं. Yeah. 1.6 जो हैं ट्रिलियन वो PHPL का डेट रीफाइनेंस हो रहा है. फिर उसके बाद जो LNG बेस्ड है उनके लिए 220 अरब हैं, 280 अरब हैं जो बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए. तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट इसके अंदर इम्पैक्ट हैं और तमाम लोग बेनिफिट कर रहे होंगे. ये जो 220 अरब है LNG के इसमें से भी PSO का जो शेयर है हमारा ख्याल है 80 से 85 अरब PSO को भी फ्लो करेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आल्सो हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि PSO के अपने पेएबल्स भी तो हैं तो वो उनको एड्रेस करा होगा. बट दैट्स एक्चुअली नॉट रियली द पॉइंट कि ये जो चीज़ अगर हम 4 माह पहले जाएँ तो पेएबल्स तो पहले भी थे. Yeah. पिछले क्वार्टर के रिजल्ट तो पहले भी आ गए हुए थे. सो ऑब्वियसली ये जो चीज़ होगी तो इजाफी एक बेनिफिशरी ही है ना एक तरह से. Yeah. सो इसके अलावा भी अगर हम देखें गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन एड्रेसिंग द सर्कुलर डेट इशू. Yeah. टैरिफ रैशनलाइजेशन हो रही है. हमने बिल्कुल. पिछले 2 साल के अंदर जिस किस्म के टैरिफ इंक्रीजेस देखें वो भी अनप्रेसिडेंटेड हैं. एंड IMF इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड एंड आई थिंक इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड एक्चुअली इन द लास्ट जो अभी इनका स्टेटमेंट आया था उसमें इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग. Yeah. So I was thinking one thing. Okay, for example, you have companies like Service, right? Service Long March is a 4951 division that they have with them in China, I believe, right? So I was thinking कि अभी तो tariff wars चल रही हैं, trade wars चल रही हैं, right? Because we're on such great terms with China, ऊपर से we share a border, हमारे अच्छे ties भी हैं उनके साथ. We've been an ally for them for decades now. And over the decades हमारी जितनी political parties हैं वो किसी चीज़ पे agree नहीं करती हैं, एक चीज़ पे agree करते हैं कि Turkey और China हमारे allies हैं, right? So could it be कि China यहाँ investment करके अपने plants लगा के in collaboration with local companies उन्हीं sectors की they reroute their trade from Pakistan क्योंकि हमारा advantage है. We're only at 29%.
We have an advantage over every country except, I believe, India. Yeah. Right? So could it be that China decides to use us as a middleman? बिल्कुल. So that's an opportunity. बिल्कुल, you rightly pointed out. So एक तो चीज़ ये है कि अभी 90 दिन हैं. A lot of people are panicking on this front के जी tariff. अभी ज़ाहिर है हमारे पास 90 days हैं और finance minister is already you know is in the US और वहाँ पर वो मिलेंगे भी US State and Treasury Department से. तो मुमकिन है कि हम इस पे कोई रास्ता हमारा निकल आए और ये ट्रेड डेफिसिट का मुझे इट्स टूल बेसिकली ये उनको सिर्फ अपना वो ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं विद द काउंटर पार्टीज़. तो इसमें अगर हम कुछ इंपोर्ट्स यूएस से भी बढ़ाते हैं तो भी हमारे पे प्रेशर कम हो जाएगा. अगर हम $1 बिलियन का फॉर एग्जांपल अप टू $1 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, फूड में कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्प. ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली एज यू पॉइंटेड आउट, चाइना के साथ अगर हम ये कोई अरेंजमेंट कर लें कि चाइना हमारे यहाँ पर जो ज़ाहिर है पहले भी हमने गवादर पे भी डिस्कशन किया है इतना. सो देयर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि चाइना यहाँ पर सेटअप करे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और फिर यहाँ से हम करें. So we can go for collaborations with China for sure. Yes. And they're definitely going to be coming in आपके जितने high value sectors हैं, right? Naturally अगर आप decide कर रहे हैं कि आपने कौन से plants लगाने हैं, आप high value को, लेकिन now the problem उसके साथ उसके लिए आपको capital भी बहुत चाहिए. So maybe in the short term they'll set up plants for something that is less capital intensive. Yes. Right? Nice. And then eventually उनका long term plan यही हो कि they set up something sustainable जितने आपके capital intensive चीज़ें. So BYD in Pakistan, right? Beautiful car, you know, not a buy or sell call. Beautiful car, doing really well. आपको क्या लगता है कि electric car से क्या scope है यहाँ? And 2026 में जो HEVs का tax benefit है, वो lift कर दिया जाएगा. What do you think is the future of that? So yes, a lot of these companies were set up in the last policy जो अब हमने देखी कि 2021 से 2026 के दरमियान जो अभी सारा टाइम हमने लास्ट 3-4 years में देखा, काफ़ी सारे ब्रांड्स आए पाकिस्तान में. उसमें हमने किया देखा, उसमें हमने दूसरी गाड़ियाँ देखी, बिल्कुल, फिर टूसॉन और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हैं और फिर अभी रिसेंटली जेट्रो and then so we are trying to name more brands so सारे कवर हो जाए. बट ये है कि काफ़ी सारी इसी वजह से आई थी. बट ये जो लिफ्ट हो जाएगा उसमें ड्यूटीज़ के जो बेनिफिट हैं, टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. बट एक और पॉलिसी आ रही है 2026 में, तो उसमें उसको प्रमोट करने के लिए यकीनन हो सकता है कि there will be incentives so that we can go for hybrid. Do you think incentives फ़िलहाल जो incentives हैं उनसे बेहतर होंगे या उनसे थोड़े कम होंगे? So obviously हमें देखना है. अभी तक जो proposals हैं उसमें यही है कि they want to promote hybrid vehicles and EV vehicles. And what do you think is the future of electric cars in Pakistan? क्योंकि essentially हमारी बहुत अवाम they live in apartments, right? Charging का question आता है कि उसकी inclusion अब I believe there's a policy that has been put forward कि आपके जितने pumps हैं they will have to install electric वो, but it takes 8-9 hours to charge the car, I believe. तो जो लोग the people who live in apartments जो अपने घर में install नहीं कर सकते, that might be a problem for market penetration, right? That is an issue. अभी भी जो हम चार्जिंग स्टेशंस के देख रहे हैं कोलैबोरेशन से, एक चार्जिंग स्टेशन एक फ्यूल पंप पे हो एटलीस्ट. That's also it's not पूरी enough. रात में एक गाड़ी. Right, so it's not enough. So obviously पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. फिर बिजली जो हमारे पास एक्सेस तो है, तो उसको अगर इस तरह से राउट करें तो ये किया जा सकता है. Yes. And what's with आपके जितने IPPs को incentivize किया था so many years ago during the PMLN government when Nawaz Sharif was in power, right? उनको बोला गया था कि we will buy your electricity regardless, और इतने अपना दिन बंद बैठे हुए उनको पैसे मिल रहे हैं, there's no employees, nothing. Like is there anything that can be done reform wise इसको revise करना, क्योंकि government के बहुत पैसे वहाँ flow कर रहे हैं and at this point it's unfair. Yeah, so this is what the government is working on. और यही हम हमने पहले एक फेज़ में देखा कि 18 पावर प्लांट्स के साथ गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हैं. मज़ीद जो हैं उसके बाद और IPPs के साथ वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं अपने पुराने टैरिफ्स. तो ये ऑब्वियसली एक फेज्ड मैनर में होगा, बट गवर्नमेंट रियलाइजेस कि ये पैसे जो हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के में हमारे जा रहे होते हैं, जबकि हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले भी नहीं रहे होते. हमारी डिमांड जो है वो बहुत कम है. जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके मुकाबले में
हम सिर्फ 35% तक जनरेट कर रहे थे. Imagine. So obviously एंड फिर भी आपके बिल के उसके ऊपर एक कैपेसिटी एक्सपेंस हाँ. आ रहा होता है, राइट? जो इन्हीं को जा रहा होता है. ये बिल्कुल. This is why we saw accumulated accumulation. Yeah, of course. So, other than that, remittances आपकी rise हो रही हैं, current account surplus record हुआ है, $1.2 billion, right? But to control things, ये क्या कहते हैं, we our import bill, which is चलें अभी तो crude oil गिरा हुआ है, so it's become less and all of that. In the long run, what can we do, especially आपके energy sector में, because 2019 से आपकी reform policy की बातें चल रही हैं, कुछ हो नहीं रहा, refineries आपकी 1960 की टेक्नोलॉजी लेके बैठी हुई हैं, efficient है नहीं, तो what can we, ये बहुत एक consistent of मसला बना हुआ है. It's a burden on our salaried class, especially जो अपने taxes दे रहे हैं, and it's a problem. How do we solve it? So obviously अच्छी चीज़ ये हुई है कि remittances जो हैं वो improve हुए हैं. $4.1 billion जो है हमने देखा अभी नंबर, which is a historic high. Yeah. और करंट अकाउंट में भी हमने हिस्टोरिक नंबर्स देखे हैं अभी. इट्स ऑल्सो सो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो पॉजिटिव एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर. आगे जाते हुए ये कैसे रहेगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट्स एज यू मेंशन्ड कि बढ़ी हैं कुछ. यस, बढ़ी हैं इंपोर्ट्स, बट इंपोर्ट्स अभी भी उतनी नहीं बढ़ी हैं जो हमें लग रहा था कि शायद जिस हिसाब से बढ़ेंगे. सो अभी भी $4.9 बिलियन का इंपोर्ट का नंबर आया है, विच इज स्टिल आई थिंक मैनेजेबल. सो फूड की प्राइस जो गिर हाँ, हमारा मेजर चीज़ इंपोर्ट, अभी तो उसका इम्पैक्ट आएगा एक्चुअली. तो उसका इम्पैक्ट आएगा. और दूसरी जानिब हमारे एक्सपोर्ट्स भी ज़ाहिर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, तो वो भी एक कोशिश जारी है, वो भी नज़र भी आ रहा है. कुछ रीपेमेंट्स हमारी हुई थी जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव नंबर आया महीने का, चौथी दफ़ा आया है कंसेक्यूटिव. तो ये है. बाकी अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो आई थिंक वी प्रीटी कंफर्टेबल ऑन द एक्सटर्नल साइड, और साल जो है अच्छा ही क्लोज होगा. रेमिटेंसेस एज यू मेंशन हिस्टोरिक नंबर था, अब फिर बकरीद भी आएगी. तो मेरा ख्याल है कि जैसे गवर्नमेंट और स्टेट बैंक समझते हैं कि रेमिटेंसेस 38 बिलियन 39 बिलियन होंगी. आई थिंक इट्स प्लॉजिबल. यस. Okay, so staying with the whole power conversation, right? I had a personal question, but I thought why not ask over here. Can cyclicals, cyclicals बोलें, can cements move to solar power? Can they be, because उनका energy एक बहुत बड़ी cost है, right? Could they theoretically, hypothetically move to solar? So a lot of cement plants have invested in solar. लेकिन can they move completely to solar? So एक सीमेंट में ये होता है कि एक हिस्सा जो है obviously they generate heat, they use that. So WHR plants तो उनके पास लगे हुए हैं. That's also a cheap source of energy. A lot of plants have their wind and solar power plants installed. अब जो मसला आ रहा है वो ये है कि जो गैस से बिजली जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं. कुछ जो पंजाब के हैं उसमें RLNG के रेट्स चार्ज होते हैं तो वो वायबल नहीं है. इसी तरह गैस जो कैप्टिव गैस भी उसके रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं अब रिसेंट रिविजन में. सो उसको एड्रेस करने को बहुत सी कंपनीज दे ऑलरेडी हैव प्लान्स कि वो विंड और सोलर को और मज़ीद बढ़ाएं उन कैप्टिव प्लांट्स को. सो व्हाट यू मेंशन्ड, ये कंपनीज उस पर ऑलरेडी काम कर रही हैं. कम्प्लीटली तो नहीं होगा, बट ये एक मेजर पोर्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इन द कमिंग ईयर्स. So with the trade wars that are happening, right? I think सबको बीच एक होता है ना कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में दूसरों को गोलियां लग गई टाइप. So that's kind of what's been going on here, right? But what sectors do you think can benefit the most? अगर सही तरह से seize हो ये पूरी situation, right? Which sectors do you think can really reap the most benefits from the advantage we have? सो टेक्सटाइल जैसे हमने जिक्र किया सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हुई है. बैठा हुआ है हमारा वकास. आई हैव जीरो होप इन टेक्सटाइल. पता है, I just the whole sate mentality that is in textile, the complete lack of wanting to do better in life and wanting to expand and grow your business. वो बस पिछले 30 साल से जो कर रहे हैं वो खुश हैं. I think it's changing now. Do you? अभी जो हम रिसेंटली भी देखें तो देयर ऑब्वियसली इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. और रियलाइज़ कर रहे हैं, और जितनी भी अभी मीटिंग्स हो रही हैं हमारे साथ भी हुई हैं, गवर्नमेंट के साथ वो इंगेज कर रहे हैं. Pakistan Business Council is working on it. So I think they do realize now it's time to really capture this opportunity. जो हम चाइना, वियतनाम और बाकी जो कुछ कंट्रीज से हम बेहतर पोजीशन में हैं, we should take benefit of that.
और उसको कैपिटलाइज करें, दैट्स दी ओनली ऑप्शन वी हैव। हमारा यूएस के साथ एक्सपोजर जो है टोटल वो 18% है, तो उसको ज़ाहिर कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक दिस टाइम इट कुड बी डिफरेंट, कुड बी बेटर दिस टाइम। Okay. Other than that, something is slipping my mind that I wanted to talk to you about. I'll come back to it. So PSS का सबसे high dividend yield है, right? Can you explain to our audience के what is the dividend yield? How much if you have a dividend portfolio, तो फिर आप कितना % कमा सकते हैं every quarter, annually? सो एनुअली जो है ऑन एवरेज हम 9 से 13% के हम देखते हैं। जो टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं 9 से 13% की डिविडेंड यील्ड जो है वो दे रहे होते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में वी हैव एफएफसी, वी हैव एग्रो फर्टिलाइजर, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट ऑयल कंपनीज में पीओएल का अच्छा डिविडेंड यील्ड है। बैंक्स में वी हैव एमसीबी, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब, देयर सो मेनी बैंक्स एक्चुअली। बैंक्स में तो डिविडेंड यील्ड जो है अभी भी आपको एटलीस्ट 9-10% तो बड़े बैंक्स भी दे रहे हैं, और जो मिड टीयर बैंक्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग 13%, a little over 13% as well. सो ऑब्वियसली ये एक है, और ये एनुअलाइज्ड है, तो ये पूरे साल का आपका रिटर्न है। And that's already better than आपका जो saving Obviously. account So में if you put your money in the bank, you get 8%, 9%, and then if you have good dividend yield stocks, you make 13%. So you already have this advantage. Relative advantage. Yeah. Okay, so the question I wanted to ask you, जो पहले मेरे दिमाग से निकल गया था, कि one thing I like to ask sell side, because I believe that some brokerages feel like their issues aren't highlighted enough, right? Especially for the regulator. Is there anything you would like us to highlight? Any issues you guys face on the regulatory side? Is there anything that you would specifically like to talk about? Any issues you guys have? Please share them. So we obviously talk about the issues that we have. एक तो सबसे बड़ा है कि हमें उस पर बात करनी है जो इंक्लूजन, ठीक है, और अवेयरनेस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब जब वॉल्यूम होगा so obviously everybody wins, right? We also get to make commissions, you get to make money as a fund manager और as an investor in general. तो एक तो ये चीज़ है कि जहाँ हम क्रिप्टो की आपने जिक्र किया अर्लियर, we have 15 million people you know investing in crypto, और इधर जो है 0.2% of the population है जो 4 लाख लोग हैं मुश्किल से, उसमें भी एक्टिव यूज़र्स कम है। सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है कि हम इसको यू नो इस इशू को हाईलाइट करें कि जी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इंक्लूजन नहीं है, देयर स्टिल अ लॉट ऑफ that should be done on the financial literacy side. पिछले हफ्ते हमने एक वीक पूरा financial literacy week था, yes. So उस obviously that's a step in the right direction, but obviously इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। I think ये मेजर है, बाकी बहुत सारी चीज़ें we obviously because don't you just like feel like आपकी जो average age है of ये जितने आपके 3000 boards जो मौजूद हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं within the capital markets area, right? इनकी एवरेज एज होगी कोई 60-65 साल, right, of that board. आपकी आवाम is 60% under the age of 30, right? उससे ज़्यादा there's students, there's women. Now you have people जो जिनका बिलीफ है कि एडवर्टाइजमेंट इज सेमिनार्स एंड वेबिनार्स एंड सरीना के डिनर्स, जिसकी लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आई. These people don't understand what it takes to penetrate this market. Why does crypto work? They're like, भाई जो भी हो जाए, customer is right. कस्टमर को clickbait चाहिए, कस्टमर को गेमिफिकेशन चाहिए, कस्टमर को आसान KYC चाहिए, जो चाहिए हम देंगे, वो सही है. यहाँ because of our state mentality of we know best. That is हम जहाँ मार खा लेते हैं, exactly. right? Even if I am to speak about if someone tries to engage me, right? कि you know, Mashal, we want you to talk about this topic. वो मुझे एक 2 रुपए की स्क्रिप्ट भेज देंगे, ठीक है कि हाय दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट इज नॉट व्हाट अपील्स टू पीपल. पीपल वांट टू फील लाइक यू केयर अबाउट देम, कि आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं, एंड कि उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा. यहाँ आप बीच में 4-5 इम्पॉसिबल लफ्ज गुजार देते हो जिसका आपको भी खुद मतलब नहीं पता, और आप बोलते हो कि लोग आए. व्हाट इज दिस मेंटालिटी? वी नीड टू चेंज दिस.
We need to change that, obviously. Right? Obviously. So are you guys doing any work on the marketing side to attract Gen Z? Yes, we are. We are. So you've probably seen, if you go visit our page, which is Jays Global Online, you'll see a lot of stuff. We've been Okay. trying to. We actually have this whole series of Yeah. educational material जो बिल्कुल। हम मुसलसल रिलीज़ करे जा रहे हैं और ये पिछले 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं सरमायाकारी की समझदारी that's the hashtag and we are actively working on it. Yeah. Even this week as I mentioned earlier कि हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं. We are holding seminars. We are trying to engage with people through these videos, especially the younger population. जी. और relatable जो है सारा हमारा focus होता है so it's relatable. So Yeah. people really realize कि हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं जो कि actually हम कर रहे हैं. Yeah, exactly. और वो उस तरह से पेश हो कि वो उससे Yeah. relate कर सकें. Yeah. Otherwise it's really of no use. And if it you has use to be quick. jargons. It Yeah. has to be quick to the point there ताकि लोग engage हों. Yes. You know what I mean? Well, Vikas, thank you so much for being with us. मुझे honestly time का पता ही नहीं चला बस आवाज़ आई कि you know Marshall give the closing. So I really appreciate you taking the time out, come and I'm looking forward to seeing you again very soon. Thank you for inviting. Thank you. And आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. This was the Inside Scoop. We were in conversation with Head of Research, JS Global Vikas Kani. I am Marshall Khan. Take care. Khuda Hafiz.